नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल लॉ रिलेटेड पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 15 से लेकर 50 तक। पिछले पार्ट में हमने सेक्शन 1 to 15 डील किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप प्लीज़ वो देख लीजिए। इस वीडियो में हम सिर्फ वही सेक्शंस डील करेंगे जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन 15 और 16 है वो टेरिटोरियल डिवीजन से डील करते हैं। तो सेक्शन 15 बोलता है कि रेवेन्यू और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट को है वो डिविजन्स में डिवाइड किया जाएगा, और डिविजन्स को डिस्ट्रिक्ट एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाएगा, और वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाएगा, और सब डिविजन्स हैं उनको एक या ज़्यादा तहसील में डिवाइड किया जाएगा। और सेक्शन 16 है वो बताता है कि डिविजन्स को के एरिया को क्रिएट, अबोलिश और अल्टर करने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। वो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के द्वारा इन एरिया को, डिवीज़न के एरिया को क्रिएट कर सकती है, अबोलिश कर सकती है और अल्टर कर सकती है। अब सेक्शन 17 to 24 है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट और सबऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग डील करते हैं। तो सेक्शन 17 कमिश्नर के रिगार्डिंग बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो हर डिवीज़न में एक कमिश्नर अपॉइंट करेगी, और अगर चाहे तो एडिशनल कमिश्नर है वो अपॉइंट कर सकती है। यानी कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, जबकि एडिशनल कमिश्नर्स स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे है। सेक्शन 18 है वो सेटलमेंट कमिश्नर की बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे राजस्थान के लिए एक सेटलमेंट कमिश्नर अपॉइंट करेगी, और अगर सरकार को ज़रूरत लगती है तो वो एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकती है। उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि कितने एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर होंगे, लेकिन सेटलमेंट कमिश्नर है वो सिर्फ एक ही होगा। इसी तरीके से सेक्शन 19 है वो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिए एक डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अपॉइंट करेगी, और चाहे तो एडिशनल और असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड है वो भी अपॉइंट कर सकती है। इनके अलावा जो ऑफिसर्स होंगे उनको सेक्शन 20 डील करता है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो एक कलेक्टर हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करेगी, जो कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कहलाएगा उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, और हर तहसील में एक तहसीलदार अपॉइंट किया जाएगा, और एक असिस्टेंट कलेक्टर है उसको सब डिवीज़न में अपॉइंट किया जाएगा, और तहसीलदार और नायब तहसीलदार है वो सब तहसील के लिए भी अपॉइंट किए जाएंगे, और ये अपॉइंटमेंट है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा है वो स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर और असिस्टेंट कलेक्टर्स है वो ज़रूरत के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर सकती है। इसके बाद में सेक्शन 20A आ जाता है जो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी से डील करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके प्री और मेंस प्रोस्पेक्टिव से। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू जुडिशियल केसेज और अदर जो स्पेसिफाइड मैटर्स हैं उनके लिए कम से कम 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी। मतलब मिनिमम 3 तो होने चाहिए, ज़्यादा की कोई इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है। और ये रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी है वो अपील, रिवीजन और रेफरेंस के जो मैटर होंगे उनको सुनेगी और डिसाइड करेगी, और ऐसा जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा उसको रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी बोला जाएगा। सेक्शन 23 है वो कंट्रोलिंग पावर से डील करता है। तो यहाँ से प्री का क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है कि जो नॉन जुडिशियल मैटर्स हैं जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड हैं लेकिन सेटलमेंट को छोड़कर, तो ऐसे मामलों की जो कंट्रोलिंग पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, और जुडिशियल मैटर्स और सेटलमेंट मैटर है उनकी कंट्रोलिंग पावर है वो बोर्ड के पास रहेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जुडिशियल मैटर क्या होते हैं उसको सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 बताता है कि ऐसी कोई प्रोसीडिंग जिसमें रेवेन्यू कोर्ट या ऑफिसर को राइट और लाइबिलिटीज पार्टीज की डिसाइड करनी पड़े, वो जुडिशियल मैटर। इसके अलावा कोई प्रोसीडिंग, ऑर्डर, अपील, रिवीजन, रेफरेंस, ऐसे केस में जिसको फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है वो भी जुडिशियल मैटर की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद में सेक्शन 24 है वो रेवेन्यू कोर्ट्स और ऑफिसर्स के सबऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग डील करता है कि कौन किसके सबऑर्डिनेट रहेगा। तो डिवीज़न की बात करें तो सबसे बड़ा अधिकारी डिवीज़न में कमिश्नर रहेगा,
कमिश्नर के सबऑर्डिनेट रहेंगे जितने भी एडिशनल कमिश्नर्स हैं, जितने कलेक्टर्स और एडिशनल कलेक्टर्स हैं, और सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं, तहसीलदार हैं, और जो नायब तहसीलदार है, ये सब कमिश्नर के सबऑर्डिनेट रहेंगे। तो डिवीज़न के बाद में अपने बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट में ये जो अभी नीचे नाम दिए गए हैं, ये सारे अधिकारी कलेक्टर के सबऑर्डिनेट रहेंगे, जिनमें है जितने भी एडिशनल कलेक्टर हैं, सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं, तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार्स हैं, और जो भी ऑफिसर्स सब डिविजनल ऑफिसर के सबऑर्डिनेट हैं वो, और जितने तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं, ये सब कलेक्टर के सबऑर्डिनेट रहेंगे डिस्ट्रिक्ट में। सेक्शन 27 है वो कोर्ट्स और ऑफिसर्स की जो इनहेरेंट पावर्स हैं उनके रिगार्डिंग डील करता है। तो कमिश्नर के पावर्स क्या क्या पावर रहेंगी? कमिश्नर के पास लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, उनकी सारी पावर भी कमिश्नर के पास रहेगी। जो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास पावर है वो भी कमिश्नर के पास रहेगी। जो कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार की पावर है वो भी इनके पास रहेगी। और क्योंकि ये सारे कमिश्नर के सबऑर्डिनेट होते हैं, अपने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, तो इनकी जो पावर है वो कमिश्नर भी एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि ये इनका कंट्रोलिंग ऑफिसर है, सुपीरियर ऑफिसर है। इसी तरीके से कलेक्टर के पास भी जितने कलेक्टर के सबऑर्डिनेट होते हैं उनकी पावर कलेक्टर खुद एक्सरसाइज कर सकता है। तो कलेक्टर के पास है वो सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर, इन सब की पावर है वो कलेक्टर के पास रहेगी। जो काम ये कर सकते हैं वो पावर कलेक्टर भी एक्सरसाइज कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। और जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है उसके पास असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार की पावर है वो इनहेरेंट इनके अंदर वेस्ट रहेगी। और जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर या सेटलमेंट ऑफिसर होता है उसके पास तहसीलदार की पावर इनहेरेंट रूप में रहेगी। तो कहने का मतलब यही है कि जो इनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के पास पावर है वो सुपीरियर ऑफिसर के पास इनहेरेंट रूप से एक्ट के द्वारा दी गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सिर्फ वही सेक्शंस पढ़ेंगे जो प्री और मेंस के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से बनेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेक्शन 30 to 36 है वो लैंड रिकॉर्ड्स मशीनरी के रिगार्डिंग डील करता है, जिसमें सेक्शन 30 है वो पटवारी सर्किल के फॉर्मेशन और अल्ट्रेशन से डील करता है। तो पटवारी सर्किल का फॉर्मेशन है वो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के द्वारा किया जाएगा। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड है वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो गांव हैं, विलेजेज हैं, उनको पटवारी सर्किल में ज़रूरत के हिसाब से अल्टर कर सकता है और उनकी लिमिट्स को निश्चित कर सकता है कि कितने होंगे किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये काम डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का है। और पटवारी के अपॉइंटमेंट की बात करें तो सेक्शन 31 बोलता है कि कलेक्टर है वो हर सर्किल में, जो पटवारी सर्किल सेक्शन 30 में क्रिएट किए गए हैं, उसके लिए एक पटवारी को अपॉइंट करेगा। और पटवारी है वो जो एनुअल रजिस्टर्स और रिकॉर्ड है जो चैप्टर 7 में बताए गए हैं उनका मेंटेनेंस और करेक्शन का काम करेगा। और इसके अलावा वो जो जितने रेंट है उनको कलेक्शन करने का, रेवेन्यू कलेक्शन करने का और अदर डिमांड है जो कि लैंड से अराइज हो रही है उसको कलेक्ट करने का काम पटवारी करेंगे। इसके अलावा ऐसी कोई ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाएगी वो काम भी पटवारी द्वारा किए जाएंगे। सेक्शन 32 है वो लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन सर्किल्स के फॉर्मेशन की रिगार्डिंग डील करता है। तो लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन सर्किल है वो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के द्वारा अरेंज किए जाएंगे। तो ज़िले में जितने पटवारी सर्किल बनाए गए हैं उनको लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्किल में फॉर्मुलेट करने का काम है वो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो जो सेक्शन 32 में लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन सर्किल बनाए गए थे उनके लिए लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्टर या गिरदावर कानून को अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग सेक्शन 33 डील करता है कि कलेक्टर है वो ऐसे लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्किल के लिए एक गिरदावर कानून को और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है वो अपॉइंट करेगा, जिसका काम रहेगा सुपरविजन का, मेंटेनेंस का और जो एनुअल रजिस्टर और रिकॉर्ड चैप्टर 7 में पटवारी द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं उनको करेक्शन को चेक करने का।
तो गांव में सबसे पहले पटवार सर्किल बनाया गया था जिसका हेड पटवारी होता है, और पटवार सर्किल्स को मिला के है जो लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन सर्किल बनाया जाएगा जिसमें गिरदावर कानूनगो और लैंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्टर रहेंगे। तो जो गिरदावर कानूनगो और लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर्स हैं इनके ऊपर सदर कानूनगो अपॉइंट किए जाएंगे जिनका अपॉइंटमेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के द्वारा किया जाएगा। तो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड है वो एक या एक से ज़्यादा सदर कानूनगो हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर सकता है जिनका काम सुपरवाइज करना रहेगा। काम जो गिरदावर कानूनगो और लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर और पटवारी के काम है उनके ऊपर सुपरविजन एक्सरसाइज करेंगे, और जो अदर ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी वो एक्सरसाइज करेंगे। तो मतलब सबसे पहले पटवारी सर्किल हो गया, पटवारी सर्किल से ऊपर गिरदावर कानूनगो और लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर हो गए, और उनसे ऊपर होते हैं सदर कानूनगो। इसके बाद में सेक्शन 37 to 42 है वो विलेज रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डील करते हैं। तो पहले जो लंबरदार की पोस्ट होती थी उसको अबोलिश कर दिया गया है, तो अब जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है वो पटवारी के द्वारा देखा जाता है। और इसके अलावा इन सेक्शंस में जो विलेज सर्वेंट्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट और ड्यूटीज़ की बात की गई है, जैसे चौकीदार, बलाई एटसेट्रा। तो ये यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, तो हमने इनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। और सेक्शन 43 to 50 है वो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट और रिकवरी से डील करते हैं। तो जितनी भी लैंड्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है वो सब लैंड रेवेन्यू के लिए लायबल होगी, उनसे लैंड रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो लैंड रेवेन्यू की रिकवरी कैसे हो सकती है, उसके काफ़ी प्रोसीजर होते हैं जिनमें अटैचमेंट यानी कुर्की करके, सेल करके, और एनफोर्समेंट एक्शंस जो अदर प्रोवाइड किए गए एक्ट में उनके तहत रिकवरी की जा सकती है। जैसे कि अपने सीपीसी में पढ़ते हैं रिकवरी के लिए कि कोई एरियर होते हैं उनको एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू अपने रिकवर कर सकती है कोर्ट, तो वो ऐसे पटवारी के थ्रू रिकवर किए जाते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड किया गया है। और जो डिमांड एरियर और रिकवरी है वो ड्यू प्रोसेस से रिकवर की जाएगी। तो इसमें कोई ऐसा वो सेक्शन नहीं है जिसको डिटेल में पढ़ा जाए, या कोई ऐसा प्री या मेंस में इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना हो, इसलिए इसको हमने बर्ड आई व्यू से रिव्यू किया है। तो सेक्शन 15 से 50 तक जो सेक्शन इम्पोर्टेंट थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और जिनसे कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है उनको हमने जनरल ओवरव्यू किया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।